नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। क्या आप जानते हैं ये कौन है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये हैं चौधरी गया लाल। ये हरियाणा से पूर्व विधायक रह चुके हैं। 19 हमारा जो आज का टॉपिक है उससे इनका रिलेशन है, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं आज। तो 1967 में ये विधायक बने और इन्होंने विधायक रहते हुए एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इन्होंने एक ही दिन में अपनी 3 राजनीतिक पार्टियां चेंज कर लीं। ये पहले ओरिजिनली ये कांग्रेस के थे, उसके बाद ये जनता पार्टी में चले गए। उसी दिन ये जनता पार्टी से फिर कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस से फिर जनता पार्टी में चले गए। तो इस तरह इन्होंने एक अनूठा रिकॉर्ड ही बना दिया। इनका ये कारनामा इतना ज़्यादा चर्चित हुआ कि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी शायद, आया राम गया राम। ये कहावत इनके इस कारनामे के बाद ही जो है फैशन में आई। केवल यही नहीं, 1960s और 70s में जितने भी विधायक या सांसद चुने हुए आए थे, उसमें से लगभग 50% सदस्य 50% विधायक और सांसदों ने अपनी पार्टी कभी न कभी चेंज कर रखी थी। तो सारी पार्टियां विधायकों के इस दल बदल के कारण बड़ी परेशान थीं और सभी दल चाहते थे कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले। तो कई सालों की जद्दोजहद के बाद 1985 में राजीव गांधी सरकार सर्वसम्मति से एक बिल लाने में सक्सेसफुल होती है। उस बिल का नाम देता है एंटी डिफेक्शन बिल। एंटी डिफेक्शन ये सदन में पास होता है, उसके बाद ये बनता है एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में। हिंदी में इसको बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। इस कानून के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और इसको संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। आपको पता होगा संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इनको हम शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में। तो 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया क्यों गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे, पहला तो था पॉलिटिकल डिफेक्शन जो होते हैं, यानी जो दल बदल कर रहे हैं विधायक या सांसद, उन दल बदलों को रोका जाए। और दूसरा जो था इसका वो था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी जब विधायक दल बदल नहीं करेंगे तो जो चुनी हुई सरकारें हैं वो अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का टेन्योर जो है पूरा कर पाएंगी। तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो सरकार चुन के आई है वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करे। और तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव था करप्शन को कम करना। जो भी MP MLAs जो हैं, जो दल बदलते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है मनी, यानी जो इसे हम इंग्लिश में हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी विधायकों की या MP MLAs की खरीद फरोख्त जो होती है, उस खरीद फरोख्त को रोकना, जिससे करप्शन कंट्रोल होगा। तो ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स थे एंटी डिफेक्शन लॉ के। तो चौधरी गयालाल जी के रिकॉर्ड से शुरू हुई ये सारा इशू एंटी डिफेक्शन लॉ पे आके कल्मिनेट होता है। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बना, लेकिन ये डिफेक्शंस को रोकने में कितना सक्सेसफुल रहा ये तो हम आज देख ही रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे और देखेंगे कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और इसके शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। साथ में कुछ सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग आई हैं, उनको भी देखेंगे, उनसे इस एंटी डिफेक्शन लॉ पर क्या फ़र्क पड़ा है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्टिंग में जब एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ तो ये बाकी सारे एक्ट्स की तरह इसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, लेकिन ये बहुत सिंपल एक्ट था। इसको 8 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया था। जो पहला पैराग्राफ था वो था डेफिनेशंस का, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसमें दी हुई थी। सेकंड पैराग्राफ में डिफेक्शन बताया गया था कि डिफेक्शन यानी दल बदल होगा क्या, उसको डिफ़ाइन किया गया था, उसकी जो है डेफिनेशन दी गई थी। तीसरा जो पैराग्राफ था या पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है स्प्लिट, यानी किसी पार्टी में स्प्लिट होता है तो उस केस में क्या होगा।
स्प्लिट यानी 1/3 विधायक अगर किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये तीसरे पैराग्राफ में दिया गया था, लेकिन इसका बहुत मिसयूज़ हुआ तो इस पैराग्राफ को बाद में हटा दिया गया। फोर्थ जो पैरा है उसमें दिया गया था मर्जर। मर्जर क्या होता है, किसी पार्टी में अगर 2/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं उस केस को बोलते हैं मर्जर, यानी एक जो है राजनीतिक दल दूसरे दल में मिल गया है, इसको बोलते हैं मर्जर। तो फोर्थ पैराग्राफ में वो ये चीज़ डिफाइन की गई है। फिफ्थ पैराग्राफ जो है उसमें एग्जम्पशंस लिखे हुए हैं, यानी संसद या फिर सदन के किन सदस्यों के ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, ये लिखा हुआ है फिफ्थ पैराग्राफ में। सिक्स्थ पैराग्राफ में लिखा हुआ है अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस एमपी या एमएलए के ऊपर लगेगा, कब लगेगा, उसको क्या पनिशमेंट देनी है, उसकी जो मेंबरशिप है सदन की उसको रद्द करना है या नहीं करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो है जुडिशरी से रिलेटेड। एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने पिछले पैराग्राफ में देखा एक अथॉरिटी होती है जो कि सारे डिसीजन लेती है। तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो भी अथॉरिटी डिसीजन लेगी उस डिसीजन को आप किसी भी जुडिशियल प्लेटफॉर्म पर यानी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, यानी उस अथॉरिटी ने जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन फाइनल रहेगा। ऐसा इस ओरिजिनल एक्ट में लिखा हुआ था, दल बदल विरोधी कानून में 1985 में जो पास हुआ उसमें ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन ये एक्ट जो है इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा कि आर्टिकल हमारा जो 13 है, यानी जो हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 13 है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सदन या संसद कोई भी बिल पारित करता है, कोई भी एक्ट बनाता है, वो एक्ट जो है न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। यानी संसद कोई भी कानून बनाएगा उसकी समीक्षा या फिर उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये जो पैरा जो है 7th पैरा, ये उस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट जा रहा था, यानी आर्टिकल 13 के अगेंस्ट जा रहा है ये पैरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस पैरा को चेंज कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ये कहा कि जुडिशियरी अथॉरिटी जो भी फैसला लेगी, जैसे हमने अथॉरिटी देखी है, वो अथॉरिटी जो भी फैसला लेगी सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। तो ये इस 7th पैरा में लिखा हुआ है। 8th पैरा जो है वो रूल्स की बात करता है। कोई भी एक्ट बनता है संसद में, कोई भी कानून बनता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। पहले एक्ट बनता है, बाद में रूल्स बनते हैं। तो 8th पैराग्राफ में रूल्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं। अब हम पैरा बाई पैरा इसको डिटेल में देखेंगे। इसमें से 3rd पैरा तो डिलीट हो चुका है जैसा हमने अभी देखा। 8th पैरा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी के 6 पैरा जो बचते हैं उसमें से 5 पैरा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी है, वो भी देखेंगे हम। चलिए पहला नंबर जो है पैरा फर्स्ट देखते हैं। तो पैरा नंबर 1 में कुछ डेफिनेशन दी हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है, पहली है लेजिस्लेचर्स पार्टी, यानी विधायकों की पार्टी, उसको डिफाइन किया गया है। इसको हम सिंपल टर्म में विधायक दल भी बोल सकते हैं, यानी विधायक दल किस पार्टी को समर्थन कर रहा है। दूसरी डेफिनेशन, जैसे कि यहाँ पे शिंदे गुट के विधायक दिख रहे हैं, इन्होंने ये शिंदे जो और उनके जो 40-42 विधायक उनके साथ हैं, इसको हम बोलेंगे विधायक दल, और ये जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे विधायक दल की पार्टी। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन जो है वो है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी यानी कोई भी राजनीतिक दल है उसका पूरा संगठन, इसको हम पार्टी संगठन भी बोल सकते हैं। कोई पार्टी होती है राजनीतिक दल, उसमें संगठन मतलब उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, पूरी हियरार्की होती है। जैसे कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा अगर वो नेशनल लेवल की पार्टी है, अगर स्टेट लेवल की पार्टी है तो राज्य अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष होते हैं, फिर उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, उनके प्रवक्ता होते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल कैडर होती है यानी जो कार्यकर्ता होते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पार्टी संगठन, और इसी पार्टी संगठन को ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी बोला गया है इस एक्ट में। तो जैसे
इस केस में जैसे शिवसेना के केस में देख लें तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो शिवसेना सुप्रीमो हैं। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हम अभी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी जो है अभी रिसेंट में हुआ है। तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो सुप्रीमो है शिवसेना के, उसके बाद उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, कुछ उनके फिर जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं वो भी हैं प्रेसिडेंट वगैरह, फिर इसके जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स भी हैं, शिव सैनिक बोलते हैं इनको। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी पार्टी स्ट्रक्चर। और वहीं सिंधे के साथ जो विधायक हैं 42, उनकी जो पार्टी है यानी उसके पूरे गुट को जो है उसको बोलेंगे, सिंधे और 40-42 जो विधायक हैं उनको बोलेंगे विधायक दल, यानी लेजिस्लेचर्स पार्टी, विधायकों की पार्टी। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। पैरा नंबर 2 देखते हैं। पैरा 2 में लिखा हुआ है डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन है क्या। इस चीज़ को, ये बिल बना है इस चीज़ को रोकने के लिए, यानी कि दल बदल जो MP MLAs करते हैं उसको रोकने के लिए उस चीज़ को डिफाइन किया गया, यानी किस किस ऐसी MP MLAs ऐसा क्या करेंगे जिसको हम डिफेक्शन कहेंगे। तो पहला तो है, अगर कोई MP या MLA जिस पार्टी से चुनकर वो सदन में आया है उसी पार्टी से अगर रिज़ाइन कर देता है, उसी पार्टी की सदस्यता से अगर वो रिज़ाइन कर देता है तो इस केस में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी इस लॉ के तहत। यानी वॉलेंटरी रेजिग्नेशन अगर किसी MP या MLA ने अपनी पार्टी से दिया जिससे वो चुनकर आया है तो इसको डिफेक्शन माना जाएगा, यानी दल बदल माना जाएगा। यानी माना जाएगा कि उसने दल बदल लिया है अपना, और उसको उसकी जो सदस्यता है सदन की, या विधायक है तो उसके विधायकी से, और सांसद है तो उसको सांसदगिरी से जो है सदस्यता से इस्तीफा देना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। तो ये हो गया पहला, यानी वॉलंटरी रेजिग्नेशन जो है उसको डिफेक्शन की श्रेणी में माना जाएगा। इसके हमने अभी रिसेंट में एग्जांपल्स भी देखे, जैसे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के नेता थे और उनके साथ कांग्रेस के कुछ विधायक भी थे, 20-22 विधायक, उन्होंने जो कांग्रेस से चुनकर आए थे और उन्होंने जो है कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस केस में ये वाला क्लॉज लगेगा वॉलेंटरी रेजिग्नेशन वाला, और उसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था सदन में, यानी सदन में जो विधायक थे उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया था दल बदल विरोधी कानून के तहत। ऐसा ही कर्नाटक में भी हुआ था 2019 में। कुमारस्वामी जो हैं JDS के, वो चीफ मिनिस्टर थे और उनके कुछ विधायक जो थे वो उन्होंने पार्टी से जिससे वो चुनकर आए हैं उससे इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस केस में भी ये लो लगेगा और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। वो केस हालांकि अभी पेंडिंग है और जो है सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये दो एग्जांपल जो हैं वॉलेंटरी रेजिग्नेशन से रिलेटेड थे, और वॉलेंटरी रेजिग्नेशन से के केस में डिफेक्शन लगता है। सेकंड डिफेक्शन क्या हो, किस चीज़ को डिफेक्शन मानेंगे। दूसरी चीज़ है एक्टिंग अगेंस्ट विप। अब इस मतलब अगर आप कोई MP या MLA विप के अगेंस्ट में जा रहा है तो उस केस को भी डिफेक्शन माना जाएगा। अब विप क्या होता है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक दल होता है, उसमें एक होता है चीफ विप। वो ये चीफ विप कोई भी व्यक्ति को बनाया जाता है, पार्टी का जो भी सीनियर लीडर होता है वो ये बताता है उस पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, कि सदन में आपको किस तरह से बिहेवियर करना है, आपको किस बिल पर हाँ में वोट देना है, किस बिल पर आपको ना में वोट देना है, किस बिल पर आपको एब्सटेन करना है यानी आपको वोट ही नहीं देना है, किस दिन आपको सदन में कंपल्सरीली प्रेजेंट होना है। ये सारी चीज़ें चीफ विप बताता है पार्टी का। और अगर कोई MP या MLA चीफ विप ने जो बताया है उसके अगेंस्ट काम करता है तो इस चीज़ को भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट के अंदर जो है डिफेक्शन माना जाएगा और उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो विप जो है उसका ये मतलब होता है, एक पार्टी का सुप्रीम लीडर होता है, पार्टी का लीडर होता है, वो अपने विधायकों को बताता है
कि आपको ऐसा ऐसा करना है सदन के अंदर, और आपने अगर वैसा नहीं किया तो पार्टी स्पीकर से बोल सकती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इस एमपी के ऊपर या इस एमएलए के ऊपर लगाइए, क्योंकि इसने हमारे विप का उल्लंघन किया है, और इसकी सदस्यता को रद्द कीजिए, सदन की सदस्यता को रद्द कीजिए। तो ये हुआ सेकेंड वाला, एक्टिंग अगेंस्ट विप। इसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लाया गया है। तीसरा है ज्वाइनिंग अदर पार्टी, यानी कोई एमपी या एमएलए किसी एक पार्टी से चुन कर आया है और उसके बाद वो 20 सदन में, मतलब 5 साल पूरे नहीं होते हैं, बीच में ही वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो इस केस में भी एंटी डिफेक्शन लॉ ऑब्वियस सी बात है इस केस में लगेगा, और उसकी सदस्यता जो है सदन की रद्द की जा सकती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर। आपको पता होगा कि लोकसभा में भी कुछ सदस्यों का जो है जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा 12 होते हैं। राज्यसभा में भी कुछ सदस्य होते हैं, ऐसे ही विधानसभाओं में भी होते हैं सदस्य। तो ये सदस्य अगर ये मनोनीत होते हैं, यानी कि ये किसी भी पार्टी से नहीं होते हैं, एक तरह से निर्दलीय होते हैं। अगर ये सदस्य 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इस केस में उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ये भी एक केस है, ये ज़्यादा न्यूज़ में रहता नहीं है, ज़्यादा इसके प्रैक्टिकल यूजेस कम हैं, तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये फिर भी हमने ये 4 चीज़ें देखी डिफेक्शन में। इन चारों केस में एमपी या एमएलए की सदस्यता रद्द की जाएगी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। और रद्द करने का अधिकार किसको है? अथॉरिटी को, जो कि पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है। अथॉरिटी कौन है? स्पीकर, यानी लोकसभा का स्पीकर, या फिर राज्यसभा है या फिर विधानसभा है तो विधानसभा का स्पीकर, वो उसके पास अथॉरिटी है कि इन चारों केस को वो डील करेगा। वो डिसाइड करेगा कि हाँ विधायक ने ऐसा किया है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ में आ रहा है और इसकी सदस्यता को हम रद्द कर दें। ये स्पीकर डिसाइड करेगा, अथॉरिटी। तो ये तो हुआ बड़ा सिंपल सा लॉ, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया हुआ है एक, उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रवि नायक 1994 का केस है, रवि नायक का, उसमें जजमेंट दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, देखिए ये जो डिस्प्यूट था वो इस चीज़ को लेकर था कि वॉलेंटरी रेजिग्नेशन क्या है। अगर सिंपल वर्डिंग पे जाएं तो वॉलेंटरी रेजिग्नेशन समझ में आता है कि अगर कोई एमएलए या एमपी पार्टी से खुद से ही उसकी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दे रिटर्न में, तो इसको बोलेंगे वॉलेंटरी रेजिग्नेशन। लेकिन ये हमने जो 4 यहाँ पे डिफेक्शंस देखे हैं, इसमें अगर विप के अगेंस्ट काम करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, और विप कहाँ होता है? केवल सदन के अंदर लगता है, यानी चीफ विप जो है वो विप जारी कर सकता है केवल इस चीज़ को लेके कि एमपी या एमएलए सदन में कैसा बिहेवियर कर रहा है, सदन के बाहर विप लागू नहीं होता है। तो ये जो 4 डिफेक्शन के केसेस हैं उसमें एक केस ये छूट गया है कि, मतलब इस लॉ में ही छूट गया है, जो इस लॉ में ही कवर नहीं किया गया था, वो ये था कि अगर कोई एमपी या एमएलए सदन के बाहर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उस केस में डिफेक्शन लॉ लगेगा या नहीं। जैसे कि मान लीजिए सदन के अंदर या अगर ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उस पर विप के उल्लंघन के केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। अगर वो इस्तीफा दे देता है तो वॉलेंटरी रेजिग्नेशन वाला केस लगेगा। अगर वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो फिर ये तीसरा वाला लग जाएगा। लेकिन अगर वो इस्तीफा भी नहीं देता है पार्टी से, दूसरी पार्टी ज्वाइन भी नहीं करता है और सदन में भी नहीं है, उस टाइम सदन का सेशन नहीं चल रहा है, और वो बाहर सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ की निंदा कर रहा है, चीफ मिनिस्टर की जो है उसकी बुराई कर रहा है, उसकी नीतियों की जो है विरोध कर रहा है, तो इस केस में पार्टी के अगेंस्ट तो काम कर रहा है वो, लेकिन उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग पा रहा है क्योंकि वो एक्ट में नहीं लिखा है। तो यही सुप्रीम कोर्ट में रवि नायक जो जजमेंट दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वॉलेंटरी रेजिग्नेशन जो है
उसका मतलब केवल ये नहीं है कि आप लिखित इस्तीफ़ा दें। वॉलेंटरी रेजिग्नेशन का मतलब है आपके कंडक्ट से, यानी एमपी या एमएलए सार्वजनिक जीवन में किस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं, उससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस एमपी ने या इस एमएलए ने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया, या पार्टी के इस्तीफे देने के बराबर है या नहीं। तो इस केस के बाद ये ऑर्डर आया और ये हुआ कि अगर कोई विधायक या सांसद सार्वजनिक तौर पर भी किसी चीफ मिनिस्टर की, अपने चीफ मिनिस्टर की या अपनी पार्टी की नीतियों की बुराई करता है तो उसकी सदस्यता को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर रद्द किया जा सकता है। बस पार्टी को एक कंप्लेन देनी होगी स्पीकर को कि इसने हमारी पार्टी की, ये हमारी पार्टी से चुन के आए हैं और पार्टी की ही नीतियों की जो है ये विरोध कर रहे हैं। तो इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लगाइए और इनकी सदस्यता को रद्द कर दीजिए। तो ये केस एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे लगेगा। फिर अब नेशन जो है वो एमपी या एमएलए के व्यवहार को भी देखेगा अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। ठीक है, ये जो केस छूटा था सुप्रीम कोर्ट ने उसको कवर कर लिया, लेकिन इससे एक बड़ा जो है सवाल वो सरफेस हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच का। देखिए, हमारा संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो हमको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने का अधिकार। और एमपी या एमएलए जो हैं वो जो हमने जिन्हें चुन के भेजा है, जो नीतियाँ बनाते हैं, अगर उनको ही बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, उनको ही नीतियों पर अपना प्रतिक्रिया देनी, अपनी रिएक्शन देने का अगर राइट नहीं रहेगा, तो ये तो डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा सीरियस ड्रॉबैक हो जाएगा एक। तो इस केस में क्या हुआ, इस जजमेंट में एमपी या एमएलए को एकदम कंपलसरी कर दिया कि आपको पार्टी लाइन में ही चलना है। इस पार्टी से आप चुन कर आए हैं तो पार्टी की जो भी नीति है, जो भी नीति या पॉलिसी बनाएगी, आपको उसको सपोर्ट करना ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है इस लॉ के अंतर्गत। तो इससे एक बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि एमपी एमएलए को अपने खुद के विचार रखने की भी आज़ादी नहीं है। तो ये एक केस अभी राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार जो है गिरते गिरते बची है, जो उस केस में भी ये जो है ये इशू सामने आया था। और सचिन पायलट ने एक याचिका भी लगाई थी कोर्ट में कि इस वाले जो जो क्लॉज है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। तो ये अभी सब्जुडाइज है मैटर। तो ये एक इशू जो है इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया था। तो ये हमने पैराग्राफ 2 देख लिया है। अब पैराग्राफ 3 देखते हैं। पैराग्राफ 3 जो है डिलीट हो चुका है, स्प्लिट से रिलेटेड था, तो इसको हम नहीं देखेंगे। पैराग्राफ 4 पे आते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। सो पैरा 4 इज़ द मोस्ट डिस्प्यूटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरा ऑफ दिस एक्ट। तो पैरा 4 क्या बोलता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और इसके लिए हमने जो 2 डेफिनेशंस देखी हैं पैरा 1 में, उनको आप रिकॉल करिएगा। तो पैरा 4 बोलता है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई है वो ये डिसाइड करती है कि वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना है उसे, तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहती है, तो उसे उस ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 एमपी या एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम शिवसेना का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर शिवसेना चाहती है बीजेपी में मर्ज होना, तो शिवसेना का जो पूरा संगठन है उसको पहले डिसाइड करना होगा कि हमको बीजेपी में मर्ज होना है। ठीक है, उसके बाद शिवसेना के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनमें से 2/3 इस बात को राजी हो कि हाँ, शिवसेना को बीजेपी में मर्ज कर देना चाहिए। तो इस केस में जो है शिवसेना बीजेपी में मर्ज हो जाएगी, और जो 2/3 विधायक या सांसद जो हैं उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं होगी, और जो 1/3 अगर अपोज में जा रहे हैं कि नहीं, शिवसेना को बीजेपी में मर्ज नहीं होना चाहिए, तो उनकी भी सदस्यता जो है रद्द नहीं होगी। तो ये जो है पैरा 4 कहता है, यानी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी पार्टी संगठन है, वो प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और एमएलएज और एमपीज जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। इस केस में
किसी की भी सदस्यता रद्द नहीं होगी, एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर नहीं लगेगा। अब यह था तो सिंपल सा रूल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स आई हैं उन हियरिंग्स ने उन्होंने क्या किया है, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पार्टी संगठन जो है वो मर्जर की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, और विधायक दल जो है यानी कि लेजिस्लेचर जो हैं एमपी या एमएलएज वो सपोर्ट करेंगे इस प्रोसेस को। लेकिन जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आए हैं, जैसे एक मणिपुर वाला केस है और एक गोवा वाला केस है अभी रिसेंट के, इससे पहले भी ऑर्डर आ चुके हैं, उसमें इस क्लॉज को बिल्कुल उल्टा ही इंटरप्रेट किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है तो मानना पड़ेगा सभी को, लेकिन उसमें क्या किया है इन्होंने, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो इस पैराग्राफ में है और लेजिस्लेचर्स पार्टी यानी कि विधायक दल, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो किया ही नहीं है। ठीक है, और करंट में हो क्या रहा है, जो विधायक दल होता है यानी कि जो विधायक होते हैं वो जो है इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, यानी एमपी या एमएलए जो होते हैं ना वो मर्जर की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और भले ही पार्टी संगठन जो है वो अपनी रजामंदी इसमें दे रहा है या नहीं दे रहा है, जैसे कि शिवसेना के केस में हुआ, पार्टी का संगठन यानी उद्धव ठाकरे और पूरी जो नीचे कैडर है उनकी, वो बीजेपी का सपोर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन जो विधायक दल है वो पहले ही डिसाइड कर चुका है कि हमको सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे प्रोसेस उल्टी ही होगी पूरी। विधायक दल इनिशिएट कर रहा है प्रोसेस को, पार्टी संगठन भले ही राजी हो या ना हो, जबकि एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टी संगठन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, विधायक दल को उसको सपोर्ट करना है। अगर नहीं करेगा विधायक दल सपोर्ट, 2/3 विधायक सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो मर्जर नहीं हो सकता। लेकिन प्रैक्टिकल में ये उल्टा ही हो रहा है, विधायक दल स्टार्ट कर रहे हैं और पार्टी संगठन का सपोर्ट भले ही हो या ना हो। जैसा कि अभी गोवा के केस में देख लेते हैं, गोवा में कांग्रेस के लगभग 15 विधायक थे, उसमें से जो है 10 विधायक बीजेपी में चले गए, यानी उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, जबकि जो पार्टी संगठन है वो इस चीज़ का अपोज कर रहा था कि बीजेपी में मर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बीजेपी में मर्ज हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मर्जर को वैलिडिटी भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट का ये इसमें रीज़न है कि इन डेमोक्रेसी ओनली काउंटिंग मैटर्स, ओनली नंबर मैटर्स इन डेमोक्रेसी। आपके पास विधायक जहाँ ज़्यादा हैं वही होगा, जिसके पास ज़्यादा विधायक हैं उसी की सरकार होगी, और जिसके पास ज़्यादा विधायक हैं उसी की पार्टी होगी। तो ये पैरा 4 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई हैं उससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेचर्स पार्टी इन दोनों में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी बिहार में जो हुआ एलजेपी का, यानी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की और रामविलास पासवान की जो है, उसका केस में भी ये बिल्कुल फिट बैठता है ये पैराग्राफ। उसमें क्या हुआ था, जो 5 सांसद थे चिराग पासवान की पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के, उनमें से ज़्यादातर ने क्या किया, खुद की पार्टी बना ली और वो एनडीए में मिल गए। अब यहाँ पे पार्टी का जो पूरा संगठन है लोक जनशक्ति पार्टी का, उसका इस चीज़ को सपोर्ट नहीं था, लेकिन वो सांसद जो थे 2/3 से ज़्यादा, वो एनडीए को सपोर्ट कर गए या उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। तो इस केस में पार्टी संगठन से जो है प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई, विधायकों ने खुद से, पार्टी जो 2/3 विधायक से ज़्यादा हुए, उन्होंने खुद से जो है अपनी पार्टी बना ली, और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी भी दी है। तो एक्चुअली में ये उल्टा हो रहा है, विधायक दल प्रोसेस इनिशिएट कर रहा है जो कि पार्टी संगठन को करना चाहिए था, और पार्टी संगठन ही प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ये ऐसा इस एक्ट में लिखा था, ये भी कुछ सोचकर ही लिया गया था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि एक पार्टी संगठन जो है पूरा ऊपर से नीचे तक का, अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक, उसका मर्जर जो है किसी दूसरी पार्टी में बहुत टफ है। कोई भी पार्टी बनती है, पॉलिटिकल पार्टी, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है एक, उस विचारधारा का किसी दूसरी पार्टी की विचारधारा में मिलना थोड़ा टफ होता है, इतना इजी नहीं होता है वो, और ये चीज़ टफ होगी तो इससे जो है डिफेक्शन यानी कि विधायकों का इधर से उधर जाना कम हो जाएगा। लेकिन इसका अब हुआ क्या है, विधायक ही जाने लगे हैं इधर से उधर, पार्टी संगठन मना कर रहा है तब भी विधायक पार्टी चेंज कर रहे हैं।
और सुप्रीम कोर्ट की वैलिडिटी भी है। तो ये जो है एक तरह से पैरा 4 जो है रिडंडेंट हो गया है, इसका उल्टा ही हो रहा है आजकल, ठीक है। तो ये पैरा 4 और इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी है। पैरा 5 पर आते हैं। पैरा 5 बोलता है एग्जाम्शंस, यानी सदन के कुछ सदस्य होते हैं जिनके ऊपर ये एक्ट जो है लागू नहीं होता। हमने पहले पढ़ा है कि अगर जिस पार्टी से आप चुनकर आए हैं उसकी सदस्यता से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और आपकी सांसदीय या विधायकी रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये जो हैं इनको छूट है इस केस में। ये जो जिस पार्टी से भी चुनकर आए हैं उससे इस्तीफ़ा देकर भी लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और विधानसभा में बने रह सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो स्पीकर होता है लोकसभा का हो या राज्यसभा का या फिर विधानसभा का, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे सदन का स्पीकर होता है। और सदन में केवल एक ही पार्टी नहीं है सत्ता जिसकी हो, उसमें और भी पार्टियां होती हैं, कई विधायक, कई पार्टियां होती हैं। तो वो सारी पार्टियों का स्पीकर होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता है। तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ज़्यादा न्यूट्रल होकर काम कर सके, इस चीज़ के लिए उसको इस डिफेक्शन लॉ से बाहर रखा गया है। यानी कि वो फ्री है कि वो जिस पार्टी से चुन के आया उसको रिज़ाइन दे दे और न्यूट्रल होकर काम करे। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस क्लॉज को डाला था। और एग्जाम्शन क्लॉज है ये, स्पीकर वगैरह, डिप्टी स्पीकर वगैरह के ऊपर ये एक्ट नहीं लगता है। पैरा 6 और 7 जो है उसको देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरा है। तो पैरा 6 बोलता है डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगा, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किस व्यक्ति, किस MP या MLA के ऊपर लगना है, उनको कब हटाना है सदस्यता से या उन्हें नहीं हटाना है, उन्हें क्या पनिशमेंट देनी है, ये सब कौन डिसाइड करेगा। इस सब को डिसाइड करने के लिए पावर दी गई है स्पीकर को। और स्पीकर नहीं है तो फिर डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर किसी वजह से नहीं है, अगर जैसे महाराष्ट्र विधानसभा में भी जो हुआ उसमें स्पीकर नहीं था तो वहाँ पर डिप्टी स्पीकर के पास ये सारी पावर थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस पे लगना है या नहीं लगना है वो डिसाइड करे। तो पैरा 6 में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर डिसाइडिंग अथॉरिटी रहेगा इस एक्ट के अंदर। पैरा 7 जो है उसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर जो भी डिसीजन लेगा, जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है स्पीकर, वो जो भी डिसीजन लेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किसी के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, उसकी सदस्यता रद्द करनी है या नहीं करनी है, इस चीज़ को किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये पैरा 7 में लिखा हुआ था। अब फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है 1992 में। किहोतो होलोहान केस था। किहोतो होलोहान जो है एक नागालैंड के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक ये केस लगाया हुआ था इस एक्ट के अगेंस्ट। तो ये केस जो था इसका जजमेंट क्या आया, इसका जजमेंट आया कि स्पीकर के पास पावर है। अगर किसी एक्ट के तहत संसद ने स्पीकर को पावर दी है तो उसके पास पावर रहेगी, सोल अथॉरिटी रहेगी कि वो डिसाइड करेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी विधायक के ऊपर या MP MLA के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज़, ये क्लॉज 7 वाला कि स्पीकर के डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये गलत है। आर्टिकल 13 जो है उसके अगेंस्ट आ रहा है ये। आर्टिकल 13 बोलता है संसद में कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी कानून बनता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के आगे आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये प्रोविज़न जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को स्ट्राइक आउट कर दिया और इसकी जगह पर ये किया कि स्पीकर का कोई भी डिसीजन होगा उसको चैलेंज आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक साथ में ये भी दिया उसने रूलिंग कि जब तक स्पीकर डिसाइड नहीं कर लेता कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगना है या नहीं लगना है, या फिर MP या MLA को जब तक उनकी सदस्यता को वो रद्द नहीं कर देता, या फिर नहीं करना है अगर रद्द तो ऐसा ऑर्डर नहीं दे देता कि इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, है ना। इन जनरल जब तक स्पीकर कोई डिसीजन नहीं ले लेता तब तक जुडिशरी जो है इस केस में इंटरव्यू नहीं करेगी। यानी इसको इन्होंने सुधार कर पैरा 7 को ये कहा कि स्पीकर का कोई भी फैसला है वो कोर्ट के आगे जो है रखा जा सकता है, कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है, लेकिन
पहले स्पीकर को फैसला लेना होगा, उसके बाद करेगा। बीच में ही स्पीकर फैसला लेने के लिए तैयारी कर रहा है, उसने नोटिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आके कोई फैसला नहीं लेगा। पहले स्पीकर डिसाइड करेगा, उसके बाद स्पीकर के फैसले को आप चुनौती दे सकते हैं, फिर स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये चीज़ पैरा 7 को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया है क्योतो होलोहान जजमेंट में। अभी लेकिन रिसेंट केस में जो हुआ महाराष्ट्र के केस में, डिप्टी स्पीकर ने जो बागी विधायक थे उनको नोटिस दिया कि आप शोकॉज नोटिस कि आपकी सदस्यता क्यों न रद्द कर दी जाए, और मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग देकर उस मैटर को डिफ़र भी कर दिया कुछ दिन के लिए। तो ये जो हुआ, स्पीकर के फैसला लेने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया। ये जो है इस क्योतो होलोहान जजमेंट के एकदम अपोजिट जा रहा है, बट सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम कोर्ट, उसने जो किया है वो सही ही किया है। तो ये रहा पैरा 7 और 6 और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के रिलेवेंट जजमेंट्स। पैरा 8 जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रूल्स के रिगार्डिंग है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इस तरह से हमने अपना पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ क्लियर कर लिया है, पैरा वाइज सारे पैरास देख लिए हैं, क्या उसमें डिस्प्यूट्स हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, और करंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारे भी हमने कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।